हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू किया जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाएं और ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए टॉपिक शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपके हर क्वेश्चन, हर एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसको देखना है और एक एक क्वेश्चन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनेंगे और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं एशियंट हिस्ट्री से। तो एशियंट हिस्ट्री यानी जिसको हम बोल सकते हैं प्राचीन, हमारा जो इतिहास है वहाँ की बात करते हैं। प्राचीन इतिहास की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो जो इंसेक्ट की उत्पत्ति हुई है लगभग 250 से 500 करोड़ वर्ष पहले की मानी गई है, जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये लगभग 10 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आए, ऐसा माना जाता है। स्टार्टिंग से ही इंसेक्ट की जनसंख्या और जाति दोनों ही पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा रही होंगी। इसी कारण आज के समय में अगर देखेंगे तो इंसेक्ट में क्या हुआ, रेसिस्टेंस भी बढ़ चुका है। तो आज वो पूरी तरह से चुनौती दे रहे हैं विश्व में मनुष्य के लिए कि भाई हमें अगर मार सकते हो तो मारो, लेकिन हम पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। अब एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो अति प्राचीन काल था उस समय एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, या हो सकता है कि दिया जाता हो, लेकिन जब कोई प्रमाण नहीं है तो इसको माना कैसे जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो कोई भी भारतीय कीट विशेषज्ञ नहीं था, और अगर नहीं था या फिर ऐसा कोई प्रमाणित साहित्य भी नहीं हमारे पास में है जिस पर हम बता सकें, और बिना किसी आधार पर तो आप जानते हो कि बात हो ही नहीं सकती। इसलिए कहना मुश्किल है कि प्राचीन काल में भारतीयों को लोअर एनिमल के विषय में जानकारी थी। हाँ, लेकिन आगे चलेंगे तो आगे अगर देखेंगे तो 2500 से 5000 साल पहले जो समय चल रहा था वो था रामायण और महाभारत का। रामायण और महाभारत दोनों ही लिखित ग्रंथ हैं और प्रमाणित ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथों में बड़े बड़े जीवों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लोअर एनिमल्स के महत्व का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और एक घटना आपको याद होगी कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था। लाक्षागृह यानी लाख का बना हुआ महल। इसका मतलब ये है कि लाख के बारे में उस समय के लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए तो लाख का जो था एक ग्रह बनवाया गया, एक महल बनवाया गया। इसके अलावा अगर देखेंगे तो फिर प्राचीन एक संस्कृत साहित्य है, उसमें पतंगा, सतपदा, मच्छिका, ये ऐसे शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि हमारे पूर्वज इंसेक्ट से पूरी तरह अनजान नहीं थे, वो जानते थे इंसेक्ट को। संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा शब्दकोश है अमरकोश, उसमें 7 पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट जैसे फ्लाइज, बीटल्स, बीस, मॉथ, आंट्स, इन सब का उल्लेख वहाँ पर मिलता है। हमारे भारतीय एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे सुश्रुत जो थे, कहते हैं जिन्होंने मस्तिष्क तक का ऑपरेशन करने में सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने आंट्स यानी चींटियों को 6 भागों में बांटने में सफलता प्राप्त की थी, और उनके जो उन्होंने नामकरण दिया था उस नामकरण का आधार बनाया था उनकी हैबिट और हैबिटेट का। तो इस बात का भी प्रमाण हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा इस बात का भी प्रमाण है कि देश के अलग अलग भागों में जो लाख डाई थी उसके विषय में जानकारी थी। ये प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है वहाँ पर मिलता है। तो इसके अलावा अगर अब आगे की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में जो है वो एंटोमोलॉजी ने 16वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास को 2 शीर्षकों में परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित है। पहला, प्रारंभिक ईसाई मिशनरी
और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अनेक कीट वैज्ञानिकों का योगदान उसमें है। दूसरा, इसी में कह सकते हैं कि जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट थे वो सेना, वन सेवा, चिकित्सा सेवा और भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत अधिकारी थे। और दूसरा जो हम बांट सकते हैं समय को, वो था सन 1900 से 1950 तक का, या कह सकते हैं अब तक का, जब भारत में कीट विज्ञान का विकास अनवरत जारी है। तो सबसे पहले तो उस समय की बात करते हैं जब अंग्रेजों ने इस ओर ध्यान दिया। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो अब सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सामने आपने देखा कि भारतीय कीटों का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है किसमें, कार्ल लिनियस की एक पुस्तक थी सिस्टमा नेचर, जो 1758 में आई थी। सिस्टमा नेचर का 10वां एडिशन 1758 में निकला था, जिसमें टोटल 10 इंसेक्ट सम्मिलित किए गए थे। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ थे और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उन्होंने भारतीय कीटों के विषय में एक विशेष तरह से रुचि लेने स्टार्ट कर दिया था। और ये सभी लोग क्या करते थे कि इंसेक्ट को कलेक्ट करते थे और उसको कलेक्ट करके यूरोप के जो विशिष्ट टैक्सोनॉमिक स्पेशलिस्ट होते थे उनके पास भेज देते थे। अब यहीं से अगर हम बात करें तो देखेंगे इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फेवेशियस थे 1782 से 1798 के बीच में जो काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी एंटोमोलॉजिया सिस्टेमेटिका। इस पुस्तक में उन्होंने 1000 भारतीय कीटों को सम्मिलित किया। ये कब की बात है? ये बात है 1758 की। इसके बाद अगर बात करेंगे तो 1767 से 1779 में देखेंगे तो जे.जी. कोनेंजी ने, जो डेनमार्क के चिकित्सा अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया कि कार्ल लिनियस के छात्र थे, वो फेब्रुअस के मित्र थे, तो उन्होंने 18वीं शताब्दी में पहली बार कोरमंडल क्षेत्र और दक्षिण पेनिसुला भाग से बहुत सारे इंसेक्ट के नमूनों का संकलन किया और उसमें से कईयों को प्रोफेसर लिनियस द्वारा नामकरण भी किया गया है। सन 1785 की बात करेंगे तो सन 1785 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की कलकत्ता में स्थापना हुई। 1791 में डॉक्टर जे एंडरसन ने क्रोचिनियल सल्क कीटों पर मोनोग्राफ प्रकाशित किया। सन 1799 में डॉक्टर हॉर्सफील्ड ने अपनी एक पुस्तक लिखी, ए कैटलॉग ऑफ द लेपिडोप्टेरस इंसेक्ट इन द म्यूजियम ऑफ द हॉर्नेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। और सन 1800 में बुचानेन ने भारत में लाख की खेती और दक्षिणी भारत में रेशम कीट पालन के बारे में लिखा है। तो इस तरह से ये काम लगातार चलता रहा। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है हमारे व्यावहारिक कीट विज्ञान का, यानी बर्थ ऑफ अप्लाइड एंटोमोलॉजी। 18वीं शताब्दी की अगर शुरुआत करें तो सन 1800 में एडवर्ड डेनेवान ने एक चित्रित पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें भारत और उसके आसपास के द्वीपों के कीटों का सचित्र वर्णन किया गया था। सन 1875 में कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की नींव रखी गई। सन 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की शुरुआत हुई। सन 1883 में फोना ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन W.T. ब्लैंडफोर्ड के संपादन में शुरू किया गया। सन 1893 में रोटेन ने भारतीय चींटियों के बारे में लिखा और इसमें दीमक नियंत्रण में लाल चींटियों का उपयोग बताया गया। भारत में यह पहला बायोलॉजिकल कंट्रोल था जिसने एक रिकॉर्ड अपने आप में कायम किया। सन 1901 में लाइलैंड डी मैक्सवेल भारत सरकार के पहले कीट वैज्ञानिक नियुक्त किए गए। तो बच्चों, इसी को अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम यहाँ पर जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर एडवर्ड रेवेन्यू जो सेक्रेटरी के सुझाव पर जो भारतीय संग्रहालय बना था सन 1889 में, उसमें इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी पर बहुत सारे लेखों को लिखा गया। 1889 से लेकर 1903 के बीच में 5 वॉल्यूम में इंडियन म्यूजियम नोट्स प्रकाशित हुए, जिसमें आर्थिक महत्व के कीटों के विषय में बड़ी
अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई। इन वॉल्यूम्स के प्रकाशन में एटकिंसन, डी नाइसविले, बालो, अल्काक और स्टेविल, ये इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा और इन्हीं प्रकाशनों को भारत में कीट विज्ञान का उद्भव भी माना जाता है। ये एक ऐसा समय था जिस समय जंगलों में जो इंसेक्ट थे वो ज़्यादातर लग रहे थे इमारती लकड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ध्यान गया, इधर भी ध्यान आकृष्ट हुआ और इसी के फलस्वरूप सन 1898 में वन कीट पर एक पत्रिका प्रकाशित की गई। 1898 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुई जिसमें पाया गया कि विशेष प्रकार के मच्छर अमेरिका में पशुओं की टेक्सास बीमारी को पैदा करने वाले कारक के वाहक है। और सन 1895 की बात करेंगे तो सीसी मक्खी नेगाना बीमारी के कारक को अफ्रीका में फैलाने के लिए उत्तरदायी पाई गई। तो इस तरह से इन सूचनाओं को भारतीय जो पशु चिकित्सक थे उनका ध्यान सुर्रा बीमारी को फैलाने वाले वाहक का पता लगाने के लिए केंद्रित हुई। और 19वीं सदी के अंत में कुछ जो वर्ष रह गए थे उसमें कीट विज्ञान की चार शाखाएं कौन कौन सी? कृषि, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी और मेडिकल से संबंधित आर्थिक महत्व के कीटों की ओर इनका ध्यान आकर्षित हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे की हिस्ट्री जानने के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ प्रोफेशनल एंटोमोलॉजी इन इंडिया और फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।